कुछ हिस्सा अब उस नेशनल एक्शन प्लान का आगे बढ़ा है, बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है उस पर अभी फ़िलहाल को ख़ास पेशरफ नहीं हुई। स्टेट को चैलेंज करने वाले अनासर को इंशाअल्लाह ताला स्टेट की ताकत से कुचल दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नेशनल इलेक्शन प्लान के एक हिस्से पे तो काम हुआ है, बाकियों पे काम नहीं हुआ। ये बहुत अहम सवाल है कि 20 नुकात थे तो 20 नुकात के ऊपर वक्त पेशरफ्त क्यों नहीं हुई और मुल्क के सारे हिस्सों में पेशरफ्त क्यों नहीं है। सिंध के अंदर अगर एक काम कार्रवाई चल रही है, फाता एरियाज़ में तो खैर डिफरेंट नोयत का ज़रबे अज़ब ऑपरेशन चल रहा है, तो वो बाकी मुल्क के हिस्सों में वो कार्रवाई में वो तेज़ी और वो क्यों नहीं हमें तुबड़ी नज़र आ रही जो हमें सिंध कराची के अंदर नज़र आ रही है। आज जब हम ये प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं तो ख़बर यह है कि सिंध से एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपी हैं सैयद अली नवाज़ शाह, नैब कोर्ट ने इन्हें डिसक्वालीफाई भी कर दिया और जेल भी भिजवा दिया। इसके अलावा इनके एक फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर थे 1988 में पॉपुलेशन अफेयर्स के, सैयद खादम अली शाह, उनको भी जेल भी भिजवाया और डिसक्वालीफाई भी कर दिया करप्शन चार्जेस के ऊपर। तो ये कार्रवाइयाँ पंजाब में हमें होती क्यों नहीं नज़र आ रही। तनकीद ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और आसिफ अली जरदारी साहब की कि क्योंकि वहाँ मियाँ साहब की अपनी फैमिली की हुकूमत है, अपना सूबा है, तो वहाँ हाथ हौला है, यहाँ पर हाथ तगड़ा रखा हुआ है। तो आज के प्रोग्राम में हम दोनों इशूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। नैप, इसके अंदर क्या हुआ और क्या खामियाँ कमज़ोरियाँ रह गई, वो कौन से एरियाज़ हैं जो नज़रअंदाज हुए और क्या करने की ज़रूरत है, और दूसरा करप्शन वाला इशू, पैसे माल पानी बनाने का, क्योंकि सिंध के अंदर पहली दफ़ा ये एक लिंकेज इस्टेब्लिश हुई और आर्मी चीफ बार बार उस चीज़ को अब दोहरा रहे हैं। वो लिंकेज ये है कि ये पैसा टेरर फाइनेंस है, ये जो पैसा करप्शन मनी है ये टेररिज्म में इस्तेमाल हो रही है। तो अगर सिंध में या कराची में इस्तेमाल हो रही है तो बाकी जगहों पे भी यकीनन ऐसा ही होगा। तो आज के प्रोग्राम में ये दोनों सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू जनरल अतर अब्बास साहब, फॉर्मर DG ISPR हैं। जनरल साहब वेरी वार्म वेलकम। शुक्रिया। राना मशहूद साहब हैं, लाहौर से हमारे साथ सूबाई वजीर हैं। राना साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और कमरजमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। कमरजमान कायरा साहब वेरी वार्म वेलकम जी। आप दुबई से होकर आए हैं, आपसे पूछेंगे मीटिंग का हवाल भी। जनरल साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो पंजाब वाले इशू से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, राना साहब से स्टार्ट करना चाहूँगा। श्योर। राना मशहूद साहब, आपका केस जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में तहरीरी तौर पर उठाया था कि आपका एक वीडियो स्कैंडल मंजरे आम पर आया था, वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा मॉडल टाउन था, वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं। इसके अलावा उन्होंने इशू रेज़ किया था असगर खान केस का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दिया था, वहां कार्रवाई क्यों नहीं। बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन तीनों थे जो आसिफ अली जरदारी ने अपनी तकरीर में उठाए। आपका केस स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको वो बयान सुनवाता हूं जो आज से कुछ अर्से ARY TV पे मुबशर ने अपने प्रोग्राम में, मुबशर लुकमान ने दिखाया। सुनवाइएगा प्रोड्यूसर साहब, फिर मैं आपसे चाहूँगा उसका बड़ा रास्त जवाब। मैंने उनसे बात की थी कितने करते नहीं कितने मैंने तो मैं जब शबाब साहब की मीटिंग में आ रहा था उसमें साथ ही फिर वो वाला काम भी कर लेते हैं, वो वाला काम तो उसके बाद किसी की मीटिंग कराई जाएगी। ये मैंने आपको मंडे तक कॉल कर दिया, मंडे तक बाकी रिलीज हो जाएगा कि 20 लाख रुपये आपको आ गया, उनको दे दो ताकि उन्हें मालूम हो जाएगी आप सीरियस है और आपका काम चलते रहेगा। तो मंडे तक पूरे पैसे आ जाएंगे। पैसे कब दें कौन से डिपेंड करते हैं किस तरीके से मिले। आपने ये कहा कि वो आप उनको दे रहे, उनको कहा जिले के देने के लिए उनको दे रहे 8 लाख की बात नहीं, वो 60 लाख की बात भी जब मुस्लिम भी होता है ना बीजेपी भी वाला वो भी आपने नीचे से लिया सकते दोनों, एक मुस्लिम का उसका और एक मियां साहब का जो महाराज को गिराते और सेकंड बैठा तो ये दूसरा तो 23 मार्च को उसकी ओपनिंग। जी राना मशहूद साहब, आपने वो वीडियो क्लिप देख लिया, अब इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल अता फरमाइए। आज की खबर यह है कि नैब पंजाब ने कार्रवाई शुरू कर दी। पहली तो बात है मलिक साहब, मुझे ना ये क्लिप जो है मुझ तक सही आवाज़ नहीं आई है, लेकिन मुझे पता नहीं चला ये क्या था। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी, अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरी इस वक्त कोई 26 से 28 साल की सियासी जिद्दोजहद है
13 साल मुझे मेंबर पार्लियामेंट होते हुए हो गए हैं, 7.5 साल का अरसा मुझे एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए हो गया है। अल्लाह के फजल से इस पूरे अरसे के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके मैं लॉयर्स की नुमाइंदगी भी करता रहा, मैं मुंतखब सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार रहा, बाकी भी ऑफिसेज होल्ड करता रहा। मेरे पे आज तक कोई इल्ज़ाम नहीं है। मेरे जो मिनिस्ट्रीज़ को मैं चलाता रहा हूँ वहाँ पर मेरे ख़िलाफ़ कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह के फजल से मैं जब डिप्टी स्पीकर था तो असेंबली की कार्रवाई और असेंबली को जिस तरह उठाया वो सबके सामने है। जिस तरह मैं अब मिनिस्टर के तौर पर अगर आप पिछले 2.5 साल का रिकॉर्ड देखें, रास वीडियो पे आ जाए, ये 2012 की वीडियो रिकॉर्डिंग है और आसिम ये जो उनका फ्यूचर कंसर्न के नाम से बिजनेस था उनके दफ्तर में ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, जिसके ऊपर आपके ऊपर इल्जाम है कि आप कुछ पैसों के लेन देन का तज़किरा कर रहे हैं उनके साथ। मैं अभी बात कर लेता हूँ इस पर भी। मैं सिर्फ बैकग्राउंड आपको ये बता रहा हूँ कि इसके होते हुए ये 2012 में क्या हुआ कि ये जो वीडियो है अगर आप इस पे देखें तो ये फरवरी 2012 की वीडियो है और मेरे खिलाफ इसी आसिम मलिक ने जो कंप्लेंट लॉन्च की वो चौथे महीने 2012 में कंप्लेंट लॉन्च की और इसके ऊपर FIA की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। 995/2012 FIA की इंक्वायरी इसके ऊपर कंडक्ट हुई और इसके अंदर जो बात है कि वो इल्ज़ाम मेरे पे ये लगा रहा है कि मैंने वकीलों का मसला हल कराने के लिए उससे पैसे लिए और वकीलों का मसला जो है मैंने हल कराने के लिए उससे पैसे लिए। कहीं पर वो ये नहीं कहता कि मैं कोई सियासी बुनियाद पर पैसे ले रहा हूं। इल्ज़ाम मेरे पे, ये मैं फिर बता रहा हूं, इल्ज़ाम वो ये लगा रहा है कि मैंने वकीलों का मसला हल कराने पैसे लिए। और जब उसने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया तो उस वक्त रहमान मलिक साहब जो है FIA को हेड करते थे, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, उसने इसका इंक्वायरी की और वो जो 20 लाख का चेक जो मुझे दे रहा है उसके अंदर मेरा कंटेंशन ये था कि मुझसे इसने 40 लाख रुपया लिया था जो डॉक्यूमेंटेड है और ये वो मुझे वापस कर रहा था। 2 चेक दिए थे, एक नहीं 2 चेक थे, एक चेक कैश हुआ था, एक बाउंस हुआ था। इस पर इंक्वायरी हुई, फैसला मेरे हक में हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर इंक्वायरी किसने की? इंक्वायरी जी उस वक्त के 4 FIA के 4 डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर वकार साहब थे और उसके साथ उनके साथ ये पूरी इंक्वायरी मेरे हाथ में है। असल में इसकी काफ़ी, इसके साथ फिर जवाद अहमद कुरैशी साहब हैं जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, अजहर महमूद एडिशनल डायरेक्टर, मलिक जुनेद अहमद साहब ये भी एडिशनल डायरेक्टर हैं। राना मशहूर साहब, आप जो कह रहे हैं कि वो वकीलों के लिए पैसे थे और आपने दिए थे और वो वापस 20 लाख का चेक दे रहा था और दूसरा चेक कभी कैश नहीं हुआ। वकास का एक और भी इंटरव्यू है, मैं आपको वो भी सुनवाता हूँ। आपने कहा कि वो सियासी इल्ज़ाम नहीं था, आपको मैं दूसरा हिस्सा भी सुनाता हूँ। फिर मैं कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ हैं, उनके पास बहुत सी तफसील होगी, उनकी हुकूमत थी। पहले दूसरा शॉर्ट सुनाइएगा जी, आसिम मलिक ने कहा क्या था। राना मशहूद साहब कांटेक्ट करते हैं मेरी वाइफ से और उसके बाद वो पहली बार आते हैं हमारे ऑफिस में, तो उस मीटिंग में मैं बैठा होता हूँ। अब उस मीटिंग में उनके 2 मुतालबे, और वो एक और बात की, उन्होंने कहा जी आप इस पे CM आपसे मिलना चाहते हैं। एंड वी एंड माई वाइफ, आई मीन हम दोनों हम CM से मिलने उनके लिए 96H मॉरेटोन चले गए। वी गेट अ मीटिंग विद CM। अब CM बड़े उस मीटिंग में बहुत कार्टियस थे, बहुत डिसेंटली वो मिले और उन्होंने 2 मुतालबे रखे उस मीटिंग के अंदर। एक मुतालबा उनका ये था कि आप हमें ज्वाइन कर लें। जल्सों की रेस लगी हुई थी बिटवीन द इमरान खान एंड नवाज शरीफ, तो उनके अगेंस्ट, क्योंकि इमरान खान का दिखाने के लिए जलसा कर रहे थे गुजरांवाला में, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें कि उस जलसे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें। मैंने कहा ठीक है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द सपोर्ट। उन्होंने कहा जी हमने सब मैनेज कर लिया, अब 20 लाख चाहिए, वहां पे कुछ LEDs लगानी है, स्क्रीन लगानी है, आप जी 20 लाख मान के 20 लाख की रिश्वत देने। टू सम एक्सटेंड यस, इसको रिश्वत कह लें, यस रिश्वत ही कहना चाहिए। भी तो मैंने उनको 20 लाख रुपया दे दिया। अभी तो राना मशहूद ने बीच में चेक ले लिया, वरना चेक में राना मशहूद तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन चेक ले बैठे, वरना तो मैं तो आज ये भी साबित ना कर पाता कि राना मशहूद ने मुझसे पैसे लिए ये नहीं लिए हुए। ये सिर्फ एक हिस्सा मैंने सुनाया शाह लुकमान के इंटरव्यू का, इसमें बहुत सारे और ऐसे स्टेटमेंट्स हैं और 1-2 और भी आप अगर नेट सर्च करेंगे तो आपको इंटरव्यूज़ की ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी बरह रास्त बाई नेम आपके ऊपर और CM का नाम लेके एलिगेशन है। राना साहब देखें, मलिक साहब पहली बात तो ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये वीडियो पे अगर आप जो वीडियो वो चलाते हैं
उस पर डेट है फरवरी 2012। ये जो इंक्वायरीज हो रही हैं ये 5वां महीना 2012, 6वां महीना और 7वें महीने में ये इंक्वायरी फाइनल हो रही है। कहीं पर वो ये इल्जाम नहीं लगाते कि जी मैंने ये पैसे कोई सियासी उसके लिए लिए और उसके ऊपर इल्जाम। राना साहब, किसी कोर्ट ऑफ लॉ का तो फैसला, किसी कोर्ट ऑफ लॉ का फैसला नहीं है अभी, आपको फिर नैब की अदालत के सामने तो जाना पड़ेगा। अगला सुन लेना जी। जब JIT का फैसला आता है, इस फैसले की ऊपर हाई कोर्ट के अंदर रिट होती है और वो रिट के अंदर भी यही सारा कुछ और यही जो मंदरजात है, यही जो वीडियो है, इसको प्ले किया जाता है और उसके अंदर भी जो है इसको झूठा करार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वीडियो जो है ये 37 क्लिपों को जोड़कर बनाई गई है और इस पे जो ऊपर टाइमर चल रहा है ये मुख्तलिफ टाइम है, मुख्तलिफ डेट्स हैं, उसमें मेरे कपड़े भी चेंज हो रहे हैं, उसमें मैं एक ही जुमला कहीं एक जगह बैठा हूं, कहीं दूसरी जगह बैठा हूं। राना मशहूद साहब, जो आसिम ने अपने इंटरव्यू में इल्जामात लगाए हैं वो इस वीडियो से ज्यादा संगीन है, तो या तो आप उस आसिम को ले आइए और उसको अदालत से सजा दिलवा दीजिए, नहीं तो नैब तो आपसे पूछेगा कि ये इल्जाम है, ये वीडियो है, आप बताइए, चेक की कॉपीज भी हैं। तो मैं पहले कमरजमान कायरा साहब से पूछ लूं। कायरा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। कायरा साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, कुछ केस के बारे में याद होगा, जरदारी साहब ने इसका अपनी तहरीर में जो तहरीरी बयान जारी किया उसमें जिक्र किया। देखिए मलिक साहब, इस वक्त मुल्क के अंदर एक अजीब सी सूरत हाल है। मुल्क में जारी जो ऑपरेशन है इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ सारी कौम उस पर इकट्ठी है और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से आगे बढ़ के उसका साथ दे। वो ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो, वो कराची ऑपरेशन हो, बलूचिस्तान का इशू हो, हम हर जगह पे वो फौजी अदालतें हो, वो पोपा का कानून हो, किसी जगह पे या किसी जगह पे आप देख लीजिए, अगर पाकिस्तान के माली मफादात का इशू है तो वहां पे भी हमने, अगर पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर का इशू आया तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से आगे बढ़ के खड़ी हुई है। हमने सारी अपोजिशन की जमातों का भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाए, हम गवर्नमेंट के साथ थे और हैं। ये जो इशू इस वक्त एक तहफ़्फ़ुज़ है, आपने भी दोस्त कहा पीपल्स पार्टी के अंदर एक या कि सिर्फ सिंध के अंदर सिंगल आउट किया गया है कि सिर्फ वहाँ करप्शन हो रही है और सिर्फ पीपल्स पार्टी में हो रही। करप्शन हमें करप्ट फिनोमेना है, पाकिस्तान के अंदर एक करप्ट निज़ाम है। क्या मुस्लिम लीग को क्लीन चिट दी जा रही है? क्या पंजाब के अंदर कोई खामी नहीं है? क्या फेडरल गवर्नमेंट सब अच्छा है? क्या सारा मीडिया नहीं चीखा कि नंदीपुर में क्या हुआ? क्या जो सर्कुलर डेट की पेमेंट्स हुई उस पर लोगों ने एहतजाज नहीं किए? राना मशहूद का केस, पाकिस्तान इस पे, क्या पाकिस्तान के वजीर आजम साहब ने उस पर अपना नोटिस नहीं लिया? तो हम यही कह रहे हैं ना जी कि अगर एहतसाब करना है जरूर करें। कमरजमान साहब, राना मशहूद के केस पे भी बताइए, इस पे क्या? राना मशहूद साहब का केस देखे ना, मलिक साहब मैं एक गुजारिश करूंगा, मुझे उस केस की डिटेल्स का नहीं पता। एक खबर मैंने भी अखबार की हद तक या टीवी की हद तक सुनी थी, उसकी तफसीलात अगर राना साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, उनको मजीद उसकी तफसीलात आपसे शेयर कर लेनी चाहिए। और अगर FIA ने उनको बेगुनाह करार दे दिया या किसी कोर्ट में केस किया वहां से वो बेगुनाह हो गए तो बिल्कुल उनका हक है। और अगर वो केस पेंडिंग है, नैब के जिस तरह अखबारों में खबरें आई हैं, तो यकीनन अगर कोई चीज पेंडिंग होगी तो उसके ऊपर अपोजिशन की जमातों का हक है। असद उमर साहब से भी मैं इस पे राय ले लूं, फिर मैं दोबारा जनरल साहब की तरफ भी आऊं। उमर साहब, आपको भी वेलकम भी करूंगा। आप फरमाइए, राना मशहूद साहब का केस हमारे सामने है, जरदारी साहब ने 3 केसेस का हवाला दिया था जिसमें इनका केस भी शामिल है। स्पेसिफिक इसी के ऊपर राय दे दीजिए, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं कोई इंडिविजुअल केस के ऊपर अपनी राय नहीं दूंगा। मेरे पास मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की हुई है, तो वो ज्यादती होगी एक इंडिविजुअल के साथ कि मैं उनके ऊपर फतवा जारी कर दूं। लेकिन मुझे इतना पता है नदीम मलिक कि पाकिस्तान में बेतहाशा चोरी हो रही है। चोरी करवाने वाले सीनियर तरीन लोग हैं, मुल्क को चलाने वाले लोग हैं। पूरे पाकिस्तान में एक आदमी नहीं है बशमूल मियां नवाज शरीफ को जो ये बात ना कहता हो। शहबाज शरीफ की तकरीरें पूरे इलेक्शन कैंपेन की, मियां नवाज शरीफ की, सब तमाम ये हो रहा है। मुझे एक नाम दे दें, एक सिंगल नाम दे दें कि पीपल्स पार्टी में जो रहे हुए हों इक्तदार के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर रहे हुए हों इक्तदार के अंदर, एक नाम किसी लीडर का दे दें जिनके खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन लिया हो। क्या मैं पहले भी ये बोल चुका हूं, बोलते हुए भी डर भी लगता है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने सबसे अहम आखिरी नबी को कहा कि तुम्हारी सफ में लोग जो हैं वो ठीक नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ठीक नहीं है। ये खुदा ना खास्ता कोई नबूवत के दावेदार हैं,
जो ये कहते हैं कि हमारे साथ एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने आज तक कभी वो गलत काम किया हो, ये कैसे कौम मान सकती है? ये कोई यकीन नहीं करेगा। और फिर लोगों को बुरा लगता है, सियासतदानों को बहुत बुरा लगता है। जरदारी साहब ने मॉडल टाउन वाक़े का, राना मशहूद की वीडियो का और इसके अलावा असगर खान केस का हवाला दिया था कि इसके ऊपर तहकीकात क्यों नहीं हुई। तो आपकी जमात पीटीआई क्या चाहेगी कि इन 3 केसेस के ऊपर आप भी आवाज उठाएं? जी बिल्कुल, आपको पता है कि आपके साथ हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं, हर फोरम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हैं। जो केस था हमारा मॉडल टाउन वाला, और मेरे ख्याल में मुल्क की तारीख में ऐसा बहुत कम वाक़े हुए हैं जहाँ दिन लाहौर जैसे शहर के अंदर मार दिया जाए लोगों को और किसी को उसकी कोई कीमत ही ना अदा करनी पड़े। अजहर खान केस में तो कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत बाकी नहीं रह गई है नदीम। वहां तो सुप्रीम कोर्ट तक जाके जिसने पैसे दिए, जिसने आईजीआई बनवाई, वो शहादत दे चुके हैं। जिनको पैसे मिले वो कबूल कर चुके हैं। तो वहां पे तो सिर्फ सजाएं बाकी रह गई हैं। तो वो बिल्कुल जरदारी साहब जो अगर बात कर रहे हैं इन दोनों चीजों की, राना मशहूद का मैं फिर वही कहूंगा, मेरे सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन क्योंकि मुझे इस केस की तफसीलात नहीं पता, मैं इनके ऊपर फतवा नहीं जारी करूंगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। अच्छा, मैं अब ये जनरल अतर अब्बास की डोमेन आ जाती है। जनरल साहब, पहले आपसे राय ले लूँ। असगर खान केस में जनरल बेग और जनरल दुरानी दोनों ने एफिडेविट दिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, उसके ऊपर क्या हुआ उसके बाद? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट पे मुनसर है कि उस केस को कितना वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत को ऑर्डर दिया गया था तहकीकात करने। हाँ, तो उसको दोबारा लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और उस केस दो जो ऑफिसर्स थे आर्मी के, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी तो हुक्म हुआ था। देखिए, वो जो कार्रवाई है, जब तक ये केस एक नतीजे पे नहीं पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट उसके नतीजे में ऑर्डर नहीं करेगा। नतीजा तो हो गया था। उन्होंने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी कि हमने ये काम किया, कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, ना कार्रवाई हुई। दूसरा हुक्म यह था कि जिन लोगों की फहरिस्त दी गई कि इन लोगों ने पैसे लिए, जनरल दुरानी ने एफिडेविट दिया था ना कि मैंने ये पैसे बांटे, ऑर्डर दिया था जनरल बेग साहब ने, उसके ऊपर तहकीकात करनी थी। दोनों के ऊपर कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये तो इस हुकूमत का वाकया नहीं है ना, ये तो पिछली हुकूमत के उसमें केस के अंदर उन्होंने जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुकूमत बदलने से नल एंड वॉइड तो नहीं होता है। बिल्कुल, इसीलिए ज़रूरत मैं समझता हूँ इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट को ये दोबारा केस ऊपर लाना चाहिए और इसके मुतालिक हुकूमत जवाबदेह है। हुकूमत से पूछना चाहिए कि हमारे ऑर्डर्स जो थे उसका क्या हुआ है, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल से ये बात पूछ सकती है। आपको लगता नहीं है ये मैटर ऐसा है कि जिसमें शायद आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, आर्मी खुद एग्जाम्पल सेट कर सकती है? आपके एक फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, एक फॉर्मर DGISI हैं, जिनका नाम है, और खुद एफिडेविट दे के उन्होंने माना है कि हमने ये काम किया। हाँ, मैं देखें, जहाँ इंसाफ का ताल्लुक है, जहाँ तक जब तक आप इस किस्म के हाई प्रोफाइल केसेस के ऊपर फैसले के पाबंद नहीं होंगे, जब तक फिर दूसरे जितने मामलात हैं बदउनवानी के, जिसमें आला अफसरान हैं या जूनियर अफसरान हैं, उन पे फिर लोगों को हमेशा शुबात रहेंगे और तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे। तो जो अगर केस है उसमें साबित हुआ है, उसको मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचना चाहिए, चाहे ये हुकूमत हो, चाहे प्रीवियस हुकूमत हो, आया सुप्रीम कोर्ट। राना मशहूद साहब, आप इस केस के हवाले से क्या कहेंगे? असर देखें, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है, इसने हमेशा एहतसाब की हमायत भी की है और शफाफ एहतसाब मेरिट की बेस के ऊपर बिल्कुल होना चाहिए। और हमने कभी इसके अंदर तखसीस नहीं की है। और यही वजह है कि आज अगर आप करप्शन का इंडेक्स देखें तो PMLN अभी चंद दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान की तारीख का मतलब हम सबसे कम तरीन सतह के ऊपर, और दुनिया में हम लोगों ने उसके अंदर नुमाया कमी जो है वो आई है। उसके साथ अगर आप मूडीज की रैंकिंग देखें, 25 साल पुराना केस है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है। अब आप जितना भी कहें कि हम अच्छे हो गए, लेकिन अगर एक माजी का केस के ऊपर फैसला होया हुआ है तो उस पर अमल तो करना पड़ेगा ना। पहली बात तो यह है कि मलिक साहब रोका किसने? मतलब या तो देखे ना, बात आपकी हुकूमत है सर, किसी चीज को आपकी हुकूमत है, आप ही ने करना है। हम तो जी सर आपने खुद करना है सर, या मैं करने वाला होता तो मैं कर चुका होता। आपकी हुकूमत नहीं करना है, ये हुकूमत की ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव को कहा गया था करने के लिए। आप इस वक्त मलिक साहब दो चीजों को ज़हन में रखिएगा। पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, बड़ी देर के बाद पाकिस्तान की साख दुनिया में बहाल हो रही है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो एक ताबनाक नजर आना शुरू हो गया है। इस मौके के ऊपर उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने पहले राना साहब ये इस बात की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है इसलिए करप्शन के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। मैं तो ये चाहूंगा कि आप सबसे पहले अदालत में जाके खुद पेश हो और वहां पर उन्हें कहिए कि ये जो वीडियो एविडेंस है, ये FIA की रिपोर्ट्स हैं, जो कार्रवाई करनी है मेरे खिलाफ करिए, अपने आप को खुद पेश करिए सुबह नायब अदालत में।
मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात का जवाब दे दें कि एक अदारा, वफाकी अदारा जिसने एक इंक्वायरी की, मुझे एग्जॉनरेट किया 2012 में, 2014 में फिर उसी चीज का मुझ पर इल्जाम लगा, उसकी फिर इंक्वायरी हुई, मुझे फिर सूली पर लटकाया गया, उससे मैं एग्जॉनरेट हुआ, फिर उसी इल्जाम को अब तीसरी दफा एक अदारा, और नैब एक मैं समझता हूं कि बड़ा इस तरह का अदारा है कि उसको तहकीक और तफ्तीश के बगैर कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल तैयार हूं फेस करने को, लेकिन साहब आप एफआईए की रिपोर्ट्स ले जाके सुबह नैब की अदालत में पेश हो जाइए, कहानी खत्म। मैं वो एफआईए की रिपोर्ट खुद क्यों नहीं मंगा लेते? एक अदारा है ना, अदारा अदारे से रिपोर्ट मंगा ले, उनसे तफ्तीश कर ले कि क्या उन्होंने जो तफ्तीश की थी वो तमाम इंसाफ के पैरामीटर्स पूरे किए थे। और मैं आप नैब अदालत में पेश होने पे तैयार नहीं है? मैं देखें, बात यह है कितनी देर मेरा ट्रायल करना है। मैंने जिंदगी के अंदर कभी गलत काम नहीं किया अल्लाह के फजल से, और मैं पेश होने को तैयार हूं, मुझे कोई इतराज नहीं है, मेरा दामन साफ है। एक दफा नहीं 10 दफा पेश होगा, लेकिन बिस्मिल्लाह करिए राना साहब, कहीं पर जी सुबह बिस्मिल्लाह करिए ताकि केस कहीं पहुंच जाए ना, आपकी भी जान छूट जाए। 2012, 2014, 2015 तो सुबह अदालत में जाइए नैब की, ताकि तहकीकात हो और मामला चैप्टर क्लोज हो जाए, कहीं तो पहुंचेगा ना। कोई बुलाएगा तो जाऊंगा ना, खुद ही जाके खड़ा हो जाऊं अदालत के अंदर। आप मतलब मुझे कोई मैं नैब वालों को बोलिएगा जी दावतनामा भिजवाए राना साहब को, क्योंकि आज सारा दिन से खबर चल रही है कि नैब ने केस ओपन कर लिया। सर उन्हें अब आपको एक या तो ईमेल भेजनी चाहिए। मैं लॉयर हूं अल्लाह के फजल से मैं लॉयर हूं, एक तरीकाकार होता है, लीगल प्रोसीजर है। नैब मुझे नोटिस भेजे, मैं बिल्कुल जाकर उसके ऊपर अपने आप को, मतलब जो इंसाफ के मुताबिक और जो हक के मुताबिक है, सच के मुताबिक है, वो लेकर जाऊंगा। लेकिन मैं मीडिया से भी, आप माशाल्लाह एक बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको ये सारा रिकॉर्ड भेजता हूं, आप इसको खुद देखें, आप इन वीडियोस को देखें। इसके ऊपर जो फोरेंसिक आई हुई है जिसमें इनको फॉल्स एंड बेसलेस करार दिया गया है, झूठा करार दिया गया है, उसको देखें। सर वो कहते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट आसिम का दावा है, उसके पास भी है, मैं किसकी बात मानूं? देखें ये काम अदालत ने तय करना है, नैब की अदालत तय कर सकती है, मैं तय नहीं कर सकता। आसिम साहब वो इंसान है जिनके खिलाफ 15 अरब के दावे जो हैं हाई कोर्ट के अंदर अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। दुनिया जो है पैसे लेने के लिए उनके पीछे। अच्छा, ब्रेक ले लेने दें, मैं ब्रेक के बाद एक जुमला में कह दीजिए जनरल साहब। हाँ, मैं एक जुमला ये कहना चाहता हूँ कि ये एक सियासी नौइयत का केस है। इसमें ये बात साबित नहीं हुई है कि किसी ने अपनी ज़ाती मफाद के लिए इसके अंदर बदउनवानी की थी या करप्शन की थी। इसको करप्शन केसेस से मिलाना जिसमें कि ज़ाती नौइयत के ख़ास तौर पर करप्शन केसेस नज़र आते हैं, वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस वाले केस में जो पैसा था वो पार्टली मुस्लिम लीग के फंड्स के लिए मांगा जा रहा था, और एक हिस्सा उसका ये सुजेस्ट करता है कि पर्सनली उस वक्त खुद राना साहब बात कर रहे थे, और एक हिस्सा उसका 3 हिस्से है कि वो सीएम के बिहाफ पे मांग रहे थे। तो सीएम इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। सीएम तो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक, तो मामला तो साफ होना चाहिए तहकीक से। जी बिल्कुल होना चाहिए। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद और डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जनरल साहब, नेशनल एक्शन प्लान की भी बात कर लें। कराची के अंदर आपने पहली दफ़ा कहा था कि ये जो करप्शन से, ज़मीनों पर कब्जे से, चाइना कटिंग से पैसा कमाया जा रहा है, ये टेरर फाइनेंस है, टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहा है। तो नेशनल एक्शन प्लान है क्या? आज तो प्राइम मिनिस्टर का बयान देख के तो ये लगा कि शायद कोई एक आध हमने मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए और कोई कमाल नहीं किया अभी तक। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़ाती तौर पे जो मेरा तज्जिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत पेशरफ्त भी हुई है। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें कामयाबी भी हो रही है और उसका असर जो है नज़र भी आ रहा है। कराची के हवाले से अगर आप देख लें, कराची का भी ऑपरेशन जो है वो भी एक्सटेंशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ही है। कौमी लाए अमल जो है वो भरपूर तरीके से कराची में भी नज़र आ रहा है। रेंजर्स जो कर रहे हैं, FIA जो कर रही है, नैब जिस तरीके से हरकत में आई हुई है। कराची ऑपरेशन बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, अगर प्रोग्रेस कहें तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, लेकिन हम एक शहर को, मुल्क के एक हिस्से को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए नदीम साहब, मैं समझता हूँ कि जिस जगह खराबी ज़्यादा होगी और वहाँ एक डिसफंक्शनैलिटी नज़र आएगी अगर हुकूमत में, और उसकी अहमियत जो है कराची की वो बाकी इलाकों के लिहाज से कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि इकनॉमिक हब है, पोर्ट है,
वहाँ से सब कुछ अब कंट्री चलता है। आपको ज़्यादा खराबी नहीं लगती? नहीं, साउथ पंजाब में भी खराबी है, लेकिन बराह रास्त जो इस वक्त आप समझ लें नेशनल सिक्योरिटी को जो मामलात ख़राब कर रहे हैं, असर कर रहे हैं, वो कराची की अहमियत उस लिहाज से ज़्यादा है। कराची उसमें एक सेंट्रल पोजीशन रखता है, तो इस वजह से कराची में जो चीज़ हो रही है, और फिर वो अर्बन सेंटर इतना बड़ा है कि जब आप उसमें कोई एक्शन करते हैं तो वो नज़र आता है, वो उस पर बात होती है, हाईलाइट होता है और असरात हर जगह नज़र आते हैं। तो इसलिए जो आपसे पहले भी बात हुई थी इसकी कि या तो डिसफंक्शनैलिटी जो गवर्नमेंट की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उसको आप दुरुस्त करें और उसको आप वापस पटरी के ऊपर लाएं। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? काबिल लोग मौजूद हैं, मौसर लोग मौजूद हैं, मेरिट के ऊपर अगर आप लोगों को जिम्मेदारी देंगे तो वो डिलीवर भी करेंगे। कायम अली शाह को कैसे आप रीमॉडल करेंगे कि अच्छा एक टीम लीडर के तौर पर एक्ट करें? देखिए, हम जातियात के ऊपर तो ये नहीं, लेकिन जातियात नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है, एक बहुत जमी हुई पार्टी है, और सिंध के हवाले से तो एक बहुत मजबूत सियासी पार्टी है, और उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अहलियत रखते हैं और सलाहियत रखते हैं इस टीम को लीड करने की, दोबारा इसको पटरी पर लाने की। आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी शुड लुक फॉर अनदर टीम लीडर? I would say yes. Probably in these environment there is a requirement to change the captain of the ship, because the ship is going in circles, it is not moving. वो उस तरफ नहीं जा रही है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं असद उमर साहब से भी राय ले लूँ, फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। असद उमर साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि कराची ऑपरेशन वाकई एक सेंटर पीस था इस पूरी स्ट्रेटजी का, तो कराची ऑपरेशन में प्रोग्रेस तो है, लेकिन क्या सस्टेनेबल है? सर, कराची ऑपरेशन में भी वही बुनियादी सवाल है जो कि वजीरिस्तान ऑपरेशन के अंदर था, कि आपका सिक्योरिटी ऑपरेशन तो हो जाएगा और इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी हो चुका भी है और मजीद भी हो जाएगा, लेकिन क्या पॉलिटिकल लीडरशिप मिलेगी? और जब तक आप पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स लेके स्टेबलाइज नहीं करेंगे सिचुएशन को, वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती। और आप हर 5 साल के बाद एक सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं दोबारा से लॉन्च कर सकते। कराची के अंदर हमें जो इस वक्त मिसिंग चीज नजर आ रही है वो है एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव की, पॉलिटिकल ओनरशिप की। लेकिन ये सिचुएशन नदीम है बहुत ही गंभीर, क्योंकि जिसने वो लीड करना है, जो 2 बड़ी पार्टीज हैं इस वक्त सिंध असेंबली के अंदर जिनको ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव लीड करना चाहिए, वो दोनों तो कंप्लिसिट हैं। एक ना एक तरीके से जो हालात वहां पे बने हुए हैं वो उसमें कंप्लिसिट हैं। जब भी ऑपरेशन जो है वो दाईं तरफ जाता है तो एक पार्टी हंगामा खड़ा कर देती है, जब बाईं तरफ जाता है तो दूसरी पार्टी हंगामा खड़ा कर देती है। तो ये वाकई में एक बहुत पेचीदगी की सिचुएशन है, सूरत हाल है कि इधर पॉलिटिकल जो कवर जो जरूरी है, जिसके बगैर ये मसला सस्टेनेबल तरीके से खत्म नहीं हो सकता, वो प्रोवाइड कौन करेगा? जनाब तर साहब, मिलिट्री ने तो एक सर्जिकल पार्ट अदा करना, सस्टेनेबिलिटी सिविल से आनी है, सिविल इंस्टीट्यूशंस वो कौन बनाएगा? देखिए नदीम साहब, ये पूरा जो अमल है इसका जायज़ा हम उस वक्त तक सही नहीं ले सकते जब तक कि पूरी एनवायरनमेंट को हम वैक्यूम के तौर पे ना देखें। उसमें जो फ्रिक्शंस हैं, जो दुश्वारियां हैं, जो मसाइल हैं, उनको भी सामने रखें। इस वक्त इदारों का जो हाल हुआ है, जिस नहज पे वो पहुंच चुके हैं, वो गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी रही है, गैर मौसर हो गए हैं, मेरिट का जिस तरह सत्यानाश किया गया है। तो इस वक्त जो ज़रूरत है कि इन्हीं इदारों से आपने काम भी लेना है और इन्हीं इदारों को आपने उनके अपने पैरों पे खड़ा भी करना है। तो ये एक चैलेंज है रियासत के सामने, हुकूमत के सामने, फ़ौज के सामने भी। जो मॉडल अपनाया गया है, और ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, मॉडल जो नज़र आ रहा है इस वक्त वो ये कि एक क्रेडिबल गवर्नमेंट होगी, एक पॉलिटिकल रिजॉल्व होगा। मैं अगर अपना जुमला मुकम्मल करूं, हर चीज़ को आप आइडियल 100% के ऊपर ना देखें, आप अपनी एनवायरनमेंट के लिहाज से देखें कि ये हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत है। इस हुकूमत से लोग जो हैं इसकी तरफ देख रहे हैं कि इसमें सलाहियत है डिलीवर करने की, और उसको एक पॉलिटिकल रिजॉल्व, सियासी अज़्म नज़र आ रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर ये हुकूमत अज़्म के साथ कर रही है काम। ये देख के फ़ौज जो है वो मुकम्मल किस्म की सपोर्ट करेगी, बैक करेगी उसको, हुकूमत को, क्योंकि सियासी मसाइल भी हैं इसके सामने, बड़े मसाइल हैं। उनको हल करने के लिए फ़ौज के पास अपने कोई ऐसे हथियार नहीं है कि उन सियासी पेचीदगियों को सुलझा सके, इदारों को सही कर सके। तो हुकूमत ज़रूर होगी सामने, लेकिन फ़ौज ये देखती है कि अगर इस हुकूमत के पास पॉलिटिकल रिजॉल्व है और क्रेडिबिलिटी है,
तब तो वो अपना फुल वेट लाएगी उसके पीछे, अगर नहीं है डिलीवर तो? करे। अगर नहीं है तो वो उसके रिजर्वेशंस हो जाते हैं, वो पीछे हटती है और मुताद हो जाती है या नहीं है? मैं समझता हूँ इस वक्त जो हो गया है वो हुकूमत और फौज जो है वो दोनों एक साथ अपना वजन ले आए हैं नेशनल एक्शन प्लान के पीछे। यहाँ एक सवाल का और इस वजह से डिलीवरी हो रही है बहुत से एरियाज में, लेकिन जो एरियाज नहीं हुए हैं मैं अभी उसकी तरफ आता हूँ, फिर मैं राना साहब की तरफ पहले जाऊंगा, लेकिन एक मुझे पहले आप जवाब दे दीजिए। इस वक्त राहील शरीफ साहब को बहुत पॉपुलैरिटी मिली है ज़रब-ए-अज़ब की कामयाबी की वजह से, और मेरे ख्याल में उनकी कामयाबी को इस आर्मी चीफ की कामयाबी देखनी चाहिए कि मिलिट्री ऑपरेशन में उन्हें ली। उनकी कामयाबी को इन मानों में नहीं देखना चाहिए कि शायद वो फ्यूचर जनरल परवेज़ मुशर्रफ बनने जा रहे हैं। क्या आप इस चीज़ को रूल आउट कर रहे हैं कि कोई ऐसा खतरा मतरा नहीं है, फौज और हुकूमत मिलकर चल रहे हैं, कोई आपस में ऐसे क्लैश वैश का कोई डर नहीं है? मैं नहीं समझता कि जनरल राहील शरीफ के जहन में इस किस्म की कोई बात होगी कि वो सियासी क़यादत के मुकाबले में एक सियासी लीडर के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं या आना चाहते हैं। देखिए मीडिया फ्री है, बिल्कुल हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच जिस लेवल का है, लोग अगर इसको इस तरह बढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं तो ये एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका आपका एनालिसिस ये है कि जनरल राहील जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे इस मामले में? हाँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इस राह के ऊपर आगे चलते हैं। और मेरा ख्याल है सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इस वक्त अगर हम जनरल राहील शरीफ की देखते हैं कि उन्होंने सिविल और फौज के अंदर जो खलीज था उसको कम किया है, और दोनों साथ मिल के सिविल और इदारे और फौजी इदारे वो नेशनल एक्शन प्लान के अमली हिस्से की तरफ जो है वो रवा दवा है। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पर आपसे भी इसका जवाब लूंगा, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। राना मशहूद साहब, नैब का पंजाब में जो ऑपरेशनल रोल है उस हवाले से साउथ पंजाब कुछ जहन में स्ट्रेटजी है आपकी? देखें, पहली तो बात है कि जो अभी गुफ्तगू हो रही थी, मैं ये समझता हूँ कि पहली दफ़ा है कि सिविल गवर्नमेंट का और आर्मी का इस वक्त मिसाली कोऑर्डिनेशन चल रहा है, और जिसकी वजह से ना सिर्फ ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब में कामयाबी मिल रही है बल्कि दहशतगर्द हर महाज पर शिकस्त खा रहे हैं, रूल ऑफ लॉ वापस आ रहा है, अमन आ रहा है, और सबसे बढ़कर इसके अंदर देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो रही है, लोगों का एतमाद बढ़ा है। जो मैं पहले बात कर रहा था कि दुनिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। साउथ पंजाब को कब साफ करेंगे? साउथ पंजाब को कब फोकस में लाएंगे? पहली बात यह है कि पंजाब के अंदर अब से नहीं, 2008 से कोई नो गो एरिया नहीं है। जहां जहां पर इस तरह की कोई नर्सरीज वजूद में आई, वहां पर हमने नेशनल एक्शन प्लान जो है, ये कोई दिनों का काम नहीं है, ये एक आपने सोच तब्दील करनी है। हम सिलेबस से लेकर करिकुला से लेकर स्कूल, उन इलाकों में जहां पर स्कूल्स नहीं थे, जहां पर अवेयरनेस नहीं थे, लोगों को एजुकेट करना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाना, वहां पर उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना, उनको इंगेज करना। हुकूमत पंजाब इन तमाम चीज़ों पर काम कर रही है, और इसका फ़र्क जो है वो ये नज़र आ रहा है कि अल्लाह के फजल से पंजाब के अंदर अगर आप देखें कि वो जो वाक़यात होते थे उनमें दिन ब दिन कमी आ रही है। वो जब हमने एम्पलीफायर एक्ट के ऊपर जिस तरह हम पाबंदी से अमल करवा रहे हैं, हेट स्पीचेस के ऊपर, हेट मटीरियल के ऊपर। आखिरी मिनट है तो जनरल अतर बाज साहब से पूछूंगा, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा कि मिलिट्री बेसिस पर अटैक से लेकर सफूरा गोट वाले वाक़े तक उन लोगों के कदम जो थे वो साउथ पंजाब से जाके मिलते हैं। जनरल अतर बाज साहब, जो एक शिकायत हमें कायम अली शाह साहब की सुनने में मिलती है, क्योंकि आपने उनका ख़ास तज़किरा किया, वो कहते हैं कि फेडरल एजेंसीज FIA और नैब वाले ये मेरे सूबे में आके काम कर रहे हैं। देखिए, फेडरल एजेंसीज का काम क्या होता है, जहां बड़े लेवल के वाइट कॉलर क्राइम्स हों वहां फेडरल एजेंसीज आती हैं उसके अंदर। जब आप अपने सूबे में करप्शन का ये लेवल देख रहे हैं और वाइट कॉलर क्राइम्स की किस लेवल के क्राइम्स हो रहे हैं वहाँ और कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो फिर फेडरल एजेंसीज जो है वो हरकत में आती हैं। पंजाब में भी एक्ट करना चाहिए, पंजाब में भी एक्ट करना चाहिए जहाँ वाइट, और मेरा ख्याल है हो रहा है कुछ केसेस के अंदर पंजाब में भी हो रहा है, लेकिन चूंकि वहाँ केसेस जो हाईलाइट हुए हैं वो एक दहशतगर्द जराइम पेशा ग्रोह और माफियाज जो हैं उनसे मुंसलिक हो गए, तो इसलिए जो नजर आ रहा है इस वक्त जो एक्शन हुआ है। क्विकली लास्ट क्वेश्चन आपसे कर लूं, प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई है कि नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात के ऊपर अमल दरामद सारों पे होना चाहिए, एक आध पे तो हो रहा है, कौन सा ऐसा है जो मिसिंग एरिया?
देखिए मिसिंग एरिया इसमें से है, कामयाबी काफ़ी एरियाज़ में हुई है, लेकिन मिसिंग एरिया मैं समझता हूँ इसके अंदर एक तो बहुत बड़ी जो कामयाबी है वो सेक्टेरियनिज़म, फ़िरका वारदियत जो है, फ़िरका वाराना जो तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ लाए अमल इस वक्त तैयार हो गया है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी हो रहा है और हुआ भी है पुलिस एक्शन। लेकिन जहाँ रह गई हैं वो हैं साइबर क्राइम्स, ख़ास तौर पे जो डेटा बेसेस हैं, मदरसा रिफॉर्म्स हैं, वेपन्स कंट्रोल, ख़ास तौर पे जो वेपन्स जितने फैले हुए हैं इनके कंट्रोल्स, और जो प्राइवेट गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं इनके मुतालिक जो है वो बनाई जा रही है स्कीम्स, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा अमल नहीं हुआ है। इसलिए ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि इनके फॉरेन फंडिंग मौसर कार्रवाई हो, फॉरेन फंडिंग और उनके लिंकेजेस जो हैं इन तंजीमों के साथ, उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। जनरल अतरबाज साहब, राना मशहूद साहब, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे साथ रहे। कमरजमान कायरा साहब और असद उमर साहब हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये मौजू ऐसा है कि बहुत से और प्रोग्रामों में भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।